जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन ग्रुप। आज की इस वीडियो में अशोक के 7 लघु अभिलेख तथा चतुर्दश अभिलेख पढ़ाएंगे। वैसे तो मौर्य वंश पूरा कंप्लीट करा चुके हैं, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट छूट गए हैं, उनको मैं वीडियो के लास्ट में करा दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अशोक के लघु अभिलेख। सबसे पहली बात यह है कि अभिलेख होता क्या है। पत्थरों पर खोद कर लिखना अभिलेख कहलाता है। अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा डेरियस प्रथम से मिली थी। चलिए पहले देख लेते हैं अशोक के 7 लघु अभिलेख। रुम्मनदेही अभिलेख, यह नेपाल के लुम्बिनी में स्थित है और यहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान भी है, लुम्बिनी नेपाल में। यह सबसे छोटा अभिलेख है। रुम्मनदेही अभिलेख अशोक का सबसे छोटा अभिलेख या स्तंभ लेख है। यह एकमात्र अभिलेख है जिसमें अशोक ने प्रशासनिक चर्चा न करके आर्थिक क्रियाकलाप की चर्चा की है, यानी कि रुम्मनदेही अभिलेख में टैक्स की चर्चा है। अगला है कौशाम्बिक अभिलेख। कौशाम्बिक अभिलेख को प्रयाग स्तंभ लेख भी कहा जाता है। इसमें अशोक ने अपनी पत्नी द्वारा दिए गए दान की चर्चा की है। अर्थात कौशाम्बिक अभिलेख में अशोक ने अपनी पत्नी कारूबाकी द्वारा दिए गए दान की चर्चा की है, अतः इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। कौशाम्बिक अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं। अकबर ने इसे इलाहाबाद स्थापित कर दिया था। कौशाम्बिक अभिलेख को अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित करवाया था। अगला है टोपरा अभिलेख। टोपरा अभिलेख हरियाणा में था। फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित करा दिया था। फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। मेरठ अभिलेख ये यूपी में था। इसे भी फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित करवाया था। टोपरा अभिलेख और मेरठ अभिलेख दोनों को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित करवाया था। अगला स्तंभ लेख है रामपुरवा अभिलेख। यह बिहार के चंपारण में है। नेक्स्ट है लौरिया नंदनगढ़। यह बिहार के चंपारण में स्थित है। इस अभिलेख पर मोर का चित्र बना हुआ है। जैसे कि अभिलेख है, अभिलेख पर संदेश लिखा हुआ है, संदेश के ऊपर मोर का चित्र बना हुआ है। लौरिया अरेराज, यह भी बिहार के चंपारण में स्थित है। रामपुरवा, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, ये तीनों अभिलेख बिहार के चंपारण में स्थित हैं। ये 7 अभिलेख स्तंभ लेख थे। आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे अभिलेख और स्तंभ लेख में, तो आपको बता दूं, स्तंभ के समान पत्थरों पर लिखना स्तंभ लेख कहलाता है। पत्थरों पर खोद कर लिखना अभिलेख कहलाता है। फिर चाहे वो कैसा भी पत्थर हो या धातु हो, चाहे स्तंभ के आकार का हो या चौकोर आकार का हो, उस पर खोद कर लिखेंगे तो वो अभिलेख कहलाएगा। आई होप आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। अभिलेख को ही अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। शिलालेख, स्तंभ लेख, भित्ति लेख, गुफा लेख, ये सभी अभिलेख ही होते हैं। चलिए अब अशोक के चतुर्दश शिलालेख के बारे में जान लेते हैं। अशोक के चतुर्दश शिलालेख 8 अलग अलग जगह से मिले हैं। प्रथम शिलालेख, इसमें अहिंसा पर बल दिया गया है और पशु बलि पर रोक लगाया गया है। प्रथम शिलालेख में अहिंसा पर बल तथा पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया गया है। द्वितीय शिलालेख, इसमें पशु चिकित्सा की चर्चा है। द्वितीय शिलालेख में पशु चिकित्सा की चर्चा है। साथ ही दक्षिण भारतीय राज्यों जैसे चेर पांडु, चोल, सतीपुत्र और श्रीलंका देश की चर्चा है। तृतीय शिलालेख, इसमें अशोक ने 3 अधिकारी, राजुक, युक्तक तथा प्रदेशक की चर्चा की है। इनमें से राजुक मुख्य था। राजुक, युक्तक, प्रदेशक, ये तीनों धम्म के प्रचार के लिए थे, जो हर 5वें वर्ष राज्य के दौरे पर जाते थे। चतुर्थ शिलालेख, इसमें भैरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति की चर्चा है, यानी कि अशोक के चतुर्थ शिलालेख में युद्ध नीति के स्थान पर धर्म के नीति की चर्चा है। नेक्स्ट है 5वां शिलालेख, इसमें धम्म महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा है, जो धार्मिक जीवन की देखरेख करता है।
अशोक के 5वें शिलालेख में धम्म महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा है। 6वां शिलालेख, इसमें अशोक ने कहा है कि मेरा अधिकारी जन कल्याण के लिए जब चाहे मुझसे मिल सकता है। 6वें शिलालेख में अशोक ने कहा है कि मेरे अधिकारी जन कल्याण के लिए जब चाहे मुझसे मिल सकते हैं। नेक्स्ट है 7वां शिलालेख। अशोक ने विभिन्न धर्मों के आपसी समन्वय की बात कही है। समन्वय का अर्थ होता है सभी एक दूसरे से मिलजुल कर रहें। यह अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख है। 7वां शिलालेख अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख है। 8वां शिलालेख, इसमें अशोक के धम्म यात्रा की चर्चा है जो इसके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष से प्रारंभ हो गई थी। हालांकि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद धम्म यात्रा करना प्रारंभ कर दी थी, लेकिन इसकी 2 यात्रा सबसे ज़्यादा फेमस रहीं, जिसमें पहली राज्याभिषेक के 10वें वर्ष गया की यात्रा, दूसरी राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा। अशोक की ये दोनों यात्रा प्रसिद्ध थी। यहाँ से ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगला है 9वां शिलालेख। इसमें अशोक ने छोटे मोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया था। 9वें शिलालेख में अशोक ने छोटे मोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया था। 10वां शिलालेख, इसमें धम्म के महत्व के बारे में चर्चा है। 10वें शिलालेख में धम्म के महत्व के बारे में चर्चा है। नेक्स्ट है 11वां शिलालेख। इसमें अशोक ने कहा है कि मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को ना सताएं। 11वें शिलालेख में अशोक ने कहा है मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को ना सताएं। 12वां शिलालेख, इसमें स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए स्त्री महामात्रा नामक अधिकारी की चर्चा की गई है। अशोक के 12वें शिलालेख में स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए स्त्री महामात्रा नामक अधिकारी की चर्चा है। 13वां शिलालेख, इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की चर्चा है, जबकि एक अभिलेख है कलिंग अभिलेख, उसमें कलिंग युद्ध के बारे में कहीं पर भी चर्चा नहीं है, बल्कि इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। कलिंग अभिलेख में अशोक ने कहा है कि संसार के सभी मानव मेरी संतान हैं। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को योगदान को देकर निश्चित हो जाती है, उसी प्रकार मैंने भी समाज की देखरेख के लिए राजू को नियुक्त किया है। राजू अच्छे व्यक्ति को पुरस्कार तथा गलत व्यक्ति को दंडित करेगा। अशोक का अगला अभिलेख है 14वां शिलालेख। 14वें शिलालेख में अशोक ने कहा है कि मेरे ऊपर लिखे गए शिलालेख के अतिरिक्त बहुत से काम किए गए हैं जो इसमें नहीं लिखे गए। इसके लिए लिखने वाला जिम्मेदार है, मैं नहीं। अर्थात अशोक ने कहा मेरे द्वारा ऊपर लिखे गए सभी अभिलेखों में जो कार्य लिखे गए हैं उनके अलावा भी मैंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं जो लिखे नहीं गए। अगर इसमें कोई गलती है तो वो मेरी गलती नहीं है, वह लिखने वाले की गलती है। ये अशोक के 14 शिलालेख कंप्लीट हो गए। अशोक को अभिलेख लिखने के लिए पत्थर उत्तर प्रदेश के चुनार से मिले हैं। इन अभिलेखों के अलावा भी एक और अभिलेख बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सार-ए-कुना अभिलेख। सार-ए-कुना अभिलेख अफगानिस्तान के कांधार से मिला है, जो ग्रीक तथा अरमाइक भाषा में है। सार-ए-कुना अभिलेख ग्रीक तथा अरमाइक भाषा में है, इसीलिए इसे द्विभाषी अभिलेख भी कहा जाता है। सार-ए-कुना अभिलेख को द्विभाषी अभिलेख कहा जाता है। ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया है कि अशोक का द्विभाषी अभिलेख कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा सार-ए-कुना अभिलेख। चलिए आगे देखते हैं। मौर्य काल में जो कुछ भी इम्पोर्टेंट पॉइंट छूट गए थे वो करा देते हैं, नोट कर लें आप लोग। मौर्य काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि तथा पशुपालन था। जस्टिन नामक इतिहासकार ने मौर्य काल की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा। डाकुओं का गिरोह मौर्य काल की सेना को कहा जाता है। मौर्य काल में उच्च अधिकारियों को महामात्र कहा जाता था, जिनकी संख्या 18 थी। मौर्य काल में उच्च अधिकारियों की संख्या 18 थी। अशोक ने मध्य प्रदेश में सांची स्तूप बनवाया और अशोक ने यूपी के सारनाथ में अशोक स्तंभ बनवाया।
सारनाथ के अशोक स्तंभ में 4 शेरों को एक साथ रखा गया है जो कि अहिंसा का प्रतीक है। मौर्य काल में प्रांतों की संख्या 4 थी, लेकिन अशोक के समय 5 हो गई थी। मौर्य काल में पहले प्रांतों की संख्या 4 थी, लेकिन अशोक के समय प्रांतों की संख्या 5 हो गई थी। अब मौर्य वंश पूरा कंप्लीट हो चुका है। चंद्रगुप्त से लेकर बृहद्रथ तक सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट करा दिए गए हैं जो कि आपके वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आपके वनडे एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा।